नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ओके साथियों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं अगर बात कर रहा हूँ आईसीएआर की, सीयूईटी की और जेट की, ये तीनों के जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं, वो अभी चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, वो समय रहते ही अपने फॉर्म को आवश्यक रूप से भर दें, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, अब की बार जो आईसीएआर है, वो आपके सीयूईटी के अंदर ही उसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। किसी के अगर मन में कोई भ्रम है कि आईसीएआर को अलग से एग्जाम जो है इसके फॉर्म आएंगे या फिर अलग से एग्जाम लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो है सीयूईटी के अंदर ही आपके एग्जाम लगेंगे। तो इस हिसाब से आपको सीयूईटी का फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से सही तरीके से देख के और भरना है इस फॉर्म को। ये जो इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो लास्ट डेट की बात करें अपन सीयूईटी के, इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 30 मार्च। इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। और इसकी अपन एग्जाम डेट की बात करें तो इसके एग्जाम की जो डेट है वो 21 मई से आपकी जो शिफ्ट के हिसाब से आपके पेपर लगेंगे, उस हिसाब से काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे ही हैं, खूब सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके जो एग्जाम है वो आपके 21 से स्टार्ट होकर 27 मई तक चलने वाले हैं। और उसमें आपने जो फॉर्म भरा है तो किसी ना किसी तारीख को आपका भी जो है नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जेट की, जो राजस्थान के अंदर लगने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको आप फाइट करके एक एग्रीकल्चर की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी स्टडी को आगे निरंतर जारी रख सकते हैं। ये इसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है साथियों, वो है 27 मार्च। याद रखें, सीयूटी की जो है वो 30 मार्च है, लेकिन जेईटी 27 मार्च है, यानी कि जेड जिसे अपन बोलते हैं, उसकी 27 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम सर कब होगा, तो इसका जो एग्जाम है वो 14 मई जो है उसको लगना बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये डेट आगे पीछे नहीं हो सकती। इस कोई भी बच्चे अगर ऐसा मन में सोच रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि सीयूटी के बाद में पेपर लगने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें अपनी साकार की, तो साकार के अंदर 7 अप्रैल से 6 को आपके बोर्ड के एग्जाम समाप्त हो रहे हैं। 7 मार्च को अर्ली मॉर्निंग आपके नए क्रैश कोर्स का जो कोर्स है, क्रैश कोर्स के जो बैच हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपने संस्थान के साथ जुड़ के और अपने जो क्रैश कोर्स हैं उसमें तैयारी करें और आगे जो जेट है उसमें सिलेक्शन लेके एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर आप दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, ये डेटें जो हैं कुछ वो आप नोट जरूर कर लें। सीयूटी लास्ट डेट है 30 मार्च और जेट की 27 मार्च। ये डेटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम टाइम बचा है और ग्रामीण परिवेश से काफी बच्चे हैं जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है। तो आप जो अपना साकार का ऑफिशियली जो टेलीग्राम है, साकार की जो कांटेक्ट नंबर है, वहां से आप मंगवा सकते हैं, वहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ओके साथियों, अपना जो क्रैश कोर्स 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अब अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पादप पोषक तत्व। ओके साथियों, ये आप जरूर नोट कर ले बेटे, क्योंकि ये डेटें आपको बहुत फायदा देगी। कोई भी विद्यार्थी जो है पीछे नहीं रहे फॉर्म भरने से। ओके, अब अपन बात करेंगे जो आपके पोषक तत्व जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और काफी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर आप अपनी क्लासें कंटिन्यू रखो, उसी को अपन मद्देनजर रखते हुए आपके लिए अपन क्लासें जो है अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए साथियों, अपना जो आज का टॉपिक है वो है पादप पोषक तत्व। क्या है दोस्तों? पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट की बात अपन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम लगते हैं उसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बहुत अच्छा वेटेज इसका होता है। 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपको कोई से भी एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। ओके साथियों, अब अपन बात करते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व क्या चीज होती है, अपने को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर ये आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको बाकी वाले जितने भी टॉपिक हैं वो आसानी से समझ में आते हैं। कभी भी आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, अगर फसलें पढ़ रहे हो, क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ रहे हो, तो आपका बेसिक बड़ा मजबूत होना चाहिए। बेसिक के बिना आप जो है क्रॉप्स इतनी इजी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। अब अगर मैं बात करूं पोषक तत्व, नाम से पता चल रहा है पोषण की बात हो रही है,
यानी कि जैसे मानव जो है उसको अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से विटामिन है, खनिज लवण है, मिनरल्स वगैरह जो आपके ये रहते हैं, विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन, ये सब इनको ग्रहण करके अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाता है। वैसे कि वैसे जो पौधा होता है उसको भी जो है अपन पोषक तत्व देते हैं। पोषक तत्व आपने देखे होंगे कि अपन किस प्रकार से दे सकते हैं। अपन पोषक तत्वों को खादों के द्वारा देते हैं, उर्वरकों के द्वारा देते हैं, जैव उर्वरकों के भी द्वारा अपन देते हैं। अब अपन बात करेंगे कि पोषक तत्व, जैसे कि अगर कोई एक सामान्य सा पौधा है, क्या है दोस्तों, सामान्य एक पौधा है, एक सामान्य पौधे को अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, ये नंबर्स की बात हो रही है। तो आपको बताना है 60 से लेके 90 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। आवश्यक शब्द यहाँ पे नहीं आएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए सामान्यतः कितने पोषक तत्व, तो आपके हो जाएंगे कितने, 60 से लेके 90। अब देखिए आप, लेकिन वो आपसे पूछता है कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं। ये शब्द बहुत सी बार आया है, आवश्यक पोषक तत्व कितने, तो आपको बताना है दोस्तों 17। ये अपना पहला पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो आपकी आरबीएससी वाली जो 12th वाली बुक है उसके अंदर थोड़ा सा लिखा भी है, तो मेरे को लगा कि ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है। कभी आप 17 वाला ऑप्शन ढूंढते रह जाएं और आपको वो नहीं मिले, और कभी कभी जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज भी वो चेंज करके दे देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग याद कर लेते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व दोस्तों कितने हैं, 17 है। देखिए अगर मैं 17 की बात करूं कि 17 कौन कौन से होते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले अगर थोड़ी सी अपन हिस्ट्री के अंदर चलते हैं, तो बात अपन करें 1986 की। 1986 तक जो अपने आवश्यक पोषक तत्व थे वो अपने केवल और केवल 16 थे। कितने थे दोस्तों, 16 आवश्यक पोषक तत्व थे। लेकिन आज की तारीख में अपन बात कर रहे हैं 17 की, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई एक ऐसा पोषक तत्व जरूर रहा होगा जो ये जुड़ा है। तो 1986 तक कितना है दोस्तों, 16 पोषक तत्व है। लेकिन एक साल जैसे आगे बढ़ता है तो अपन बात करेंगे 1987 की। कब की बात हो रही है दोस्तों, 1987 की बात हो रही है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ब्रॉन, क्या नाम है दोस्तों, ब्रॉन। ब्रॉन ने सबसे पहले ये बताया कि जो आप बता रहे हो कि आवश्यक पोषक तत्व 16 है, तो मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं कि एक पोषक तत्व जिसका नाम है निकिल। क्या नाम है दोस्तों, निकिल। निकिल जो है इसको आप आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल कर लीजिए। तो 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में घोषित किया गया था। तो अब आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, तो आप आंसर क्या बताओगे, 17। और 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, तो आप बताओगे निकिल। और ये किसकी सिफारिश के आधार पर 17 आवश्यक पोषक तत्वों के साथ में ऐड हुआ, तो आप बताओगे ब्रॉन। इतना क्लियर है। और तुम्हारे से तीसरा प्रश्न पूछें कि कोई भी एक प्लांट है, एक पौधा है, उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, तो आपका आंसर होगा 17। इतना क्लियर है क्या। और सामान्यतः कितने चाहिए होते हैं, 60 से लेके 90। यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग जानते हो कि आज की जो कंपटीशन वाला युग है उसमें कितने सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिक भी अपना रिसर्च करते रहते हैं। तो ब्रॉन की सिफारिश के आधार पर 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित तो जरूर किया गया, लेकिन ब्रॉन से ये जरूर पूछा गया कि भाई साहब अगर आप कह तो रहे हो कि मैं निकिल को इसके अंदर ऐड करूं, लेकिन निकिल के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो ही हम निकिल को ऐड करें, क्योंकि बहुत से ऐसे तत्व पड़े हैं अपने आवर्त सारणी के अंदर, उसमें से अपन किसी को भी उठा के इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रॉन साहब ने उसको पुष्टि के साथ में उनको सिद्ध किया कि भैया ये चीज निकिल कर रहा है, इस वजह से इसका बहुत ये महत्वपूर्ण काम है, इसको आप 17 आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल कीजिए। तो देखिए निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व 1987 में क्यों शामिल किया गया, इसका आपको शायद कारण कोई भी नहीं बताता होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस कारण को जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कारण बहुत सी बार एग्जाम में आ भी जाता है। आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन उर्वरकों का एक बहुत फेमस उदाहरण
नाइट्रोजन उर्वरकों का एक बहुत फेमस उदाहरण, अगर आपने एग्रीकल्चर ले रखा है तो आपने यूरिया का जरूर नाम सुना होगा, जिसका सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। ये क्या होता है दोस्तों, यूरिया का सूत्र NH2CONH2, ये यूरिया है। अगर मैं बात करूं इन यूरिया की, यूरिया के अंदर जो आपका नाइट्रोजन रहता है दोस्तों, वो रहता है एमाइड रूप में। किस रूप में रहता है, एमाइड रूप में। ये आपने फर्टिलाइजर टॉपिक पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी तरीके से गहन अध्ययन किया होगा, तो आपको जरूर वहां पे आया होगा कि ये एमाइड रूप में अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर मैं किसी पौधे की बात करूं, यानी कि ये एक पौधा है और पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करना है, तो उसको कंपलसरी तरीके से आवश्यक पोषक तत्वों में एक नाइट्रोजन भी आवश्यक पोषक तत्व होता है, तो वो चाहिए होता है, नो डाउट। तो आवश्यक पोषक तत्वों में से ये जो नाइट्रोजन है, ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधा धनायन रूप में भी अवशोषित करता है और आपके ऋणायन रूप, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और आपके पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों रूपों में ही आपका नाइट्रोजन अवशोषित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन दो रूपों में अवशोषित की जाती है, NO3- और NH4+, यानी कि ये आपका नाइट्रेट रूप है और ये आपका अमोनिकल रूप है। इन दोनों रूपों में नाइट्रोजन अवशोषित की जाती है। लगभग 90% पौधे, 99% या 90% पौधे जो है अपना नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एमिनोफ्लिक पादप हैं, आगे अपन पढ़ेंगे कि एमिनोफ्लिक पादप कौन कौन से होते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जांपल बता देता हूं, चावल है, गन्ना है, आलू है और कुछ कुछ किताबें चाय भी बताती हैं। वो सारे के सारे एमिनोफ्लिक पादप हैं जो आपके नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, NH4+ के रूप में लेते हैं। बाकी सारे के सारे पौधे वो किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट रूप में लेते हैं। तो इस तरह हमारे को अभी ये चीजें क्यों बता रहे हो आप, इसके पीछे एक वजह है। देखिए यहां पे यूरिया के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में है, एमाइड रूप में, यानी कि ना नाइट्रेट रूप में है और ना ही आपका अमोनिकल रूप में है। तो सीधी सी बात है, यूरिया पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन एमाइड के रूप में है। ओके, अब इसका अपन क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। क्या करेंगे साथियों, इसका अपघटन करेंगे, यानी कि अपनी हेडिंग अब आ जाएगी यूरिया का अपघटन। यानी कि कैसे भी करके यूरिया को अपने को तोड़ना है, ताकि जो है अपने पास कोई ना कोई इन दोनों फॉर्मों में से एक फॉर्म आ जाए और जिससे पौधा जो है यूरिया को इजीली जो है ग्रहण कर पाए, है ना। तो देखिए आप, यूरिया है, यूरिया को जैसे मैंने जल के अंदर डाला, जल का मतलब क्या हो गया, H2O। जैसे मैंने जल के अंदर डाला तो एक एंजाइम निर्मित हुआ। क्या दोस्तों, एक एंजाइम निर्मित हुआ। साथ साथ में इस चीज को देखते जाइए, और इस एंजाइम का नाम है यूरिएज एंजाइम। क्या नाम है, यूरिएज एंजाइम। और इस यूरिएज एंजाइम को बनाता कौन है, अपना निकिल बनाता है। और ये बताया किसने था, ये ब्रॉन ने बताया था। कब बताया था, 1987 में बताया था। इतना क्लियर है। और जैसे मैंने इसको जल में डाला तो ये यूरिया आगे किसमें चेंज हो जाता है, अमोनियम कार्बामेट के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाता है, अमोनियम कार्बानेट के अंदर चेंज हो जाता है। और अमोनियम जो कार्बोनेट है, ये आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगा, अमोनिया के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अमोनिया के अंदर। और अमोनिया जो है ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर। और जो नाइट्राइट है वो आगे किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अक्षर लिखा है नाइट्रेट, क्या वो सेम टू सेम अक्षर मिल रहा है, जी सर मिल रहा है। तो अभी थोड़ी बहुत आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो यूरिया का सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया, NH2CONH2। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो आपके इसके दो अणु निकलते हैं, NH3, और उसके साथ साथ में CO2 गैस निकलती है जो वातावरण के अंदर चली जाती है। फिर मैं नाइट्राइट की बात करूं तो इसका सूत्र होता है NO2-, ध्यान रखना NO2-। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाइट्राइट का सूत्र मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा है, ये जो आपका कौन सा रह जाता है, नाइट्रेट। अब देखिए दोस्तों, जब ये अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता है, उस समय एक जीवाणु काम करता है। वो एक प्रकार का सपोषी जीवाणु है। और उस सपोषी जीवाणु का साथियों नाम क्या है, उसका नाम है आपके नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास। बहुत से एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज होना
कौन से जीवाणु के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर क्या चला जाता है साथियों, नाइट्रोसोमोनास। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि जब ये नाइट्राइट है मतलब वो नाइट्रेट में चेंज होती है, तो इसको कौन चेंज करता है, इसको करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन चेंज करेगा, नाइट्रोबैक्टर। ये पता नहीं कितने सारे एग्जामों के अंदर आ चुका है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जब नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में चेंज होता है तो उसको कौन सा एक जीवाणु चेंज करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। ये भी एक प्रकार का सपोषी जीवाणु है, स्वयं का भोजन स्वयं बनाता है। तो ये अपने यूरिया का अपघटन था, और यूरिया के अपघटन में निकिल बहुत अच्छी तरीके से रोल निभाता है, इसलिए 1987 के अंदर निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया था। इतना क्लियर है। ये आपके जो जनरल जो आपको जीरो लेवल से पढ़ाने की जो बातें होती है वहां से हमने शुरुआत कर ली है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ थ्योरी ऐसी हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे और आपको धीरे धीरे चीजों को आसानी के साथ पढ़ाते हुए आपको ये चीजें समझा दी जाएगी। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, साथ साथ में आप भी इन चीजों को उतारते रहिए ताकि आपकी भी वहां बैठे बैठे आपकी नोट्स क्लियर होते जाएं। अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को एक बार में पढ़ने में याद रह जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहती। तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, जो कचरा होता है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीजें आपको खुद को निकालनी होगी। और मैं जो आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूं वो सारी की सारी एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। अब देखिए आप, आवश्यक पोषक तत्व अभी आपने बता दिया, जी सर हमने देख लिया, लेकिन वैज्ञानिक कहां चुप बैठने वाले हैं और उन्होंने एक थ्योरी दे दी। एक थ्योरी आती है जिसका नाम है आवश्यकता की कसौटी। क्या नाम है दोस्तों, आवश्यकता की कसौटी। और इसी का दूसरा नाम है अनिवार्यता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दोस्तों, अनिवार्यता का सिद्धांत। यह बहुत अच्छी थ्योरी है और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, और एक ही झटके में मैं आपको ये सारी चीजें याद करा दूंगा। मेरे साथ में जुड़े रहिए और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है दोस्तों, अमर सिंह, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं AS। ठीक है सर, आपने लिख लिया। इसको किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। क्या हो गई थी दोस्तों, मोहब्बत। ठीक है सर, अब थोड़ा आराम से देखना। अब देखिए आप, मोहब्बत तो हो गई, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, शादी। क्या हो जाती है, शादी। बहुत सौ के दिल टूटते हैं, इसकी तो क्या हो गई, शादी। बस आपको यहां तक ध्यान रखना है। फिर कुछ अपने ट्रिक्स हैं जो अपने को ये याद करने में थोड़ा आपको इजी है, हालांकि ये आराम से याद भी हो जाते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद करने के लिए बहुत हेल्प देगी। आपको पता हो एक बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम था मुगले आजम। मुगले आजम जो है ये कब बनी थी मूवी, बात है 1939 की, और अपनी भी बात कब की है, 1939 की। अब देखिए आप, मैं एक चीजें ले रहा हूं, ए से एक वैज्ञानिक निकाल रहा हूं जिसका नाम है ऑर्नोन। क्या साथियों, ऑर्नोन। एस से मैं एक वैज्ञानिक निकाल रहा हूं जिसका नाम है स्टाउट। दोनों सगे चाचा के बेटे भाई है, और नॉन स्टाउट। बात कब की है, जब मुगले आजम बनी थी। मुगले आजम बहुत खतरनाक मूवी है, जिसको बनने में लगभग 20 साल का समय लग गया था। ये उसकी उस समय की बात है। दो वैज्ञानिक, एक का नाम है ऑर्नोन, दूसरे का नाम है स्टाउट। ए और एस से मैंने निकाल दिए। ये दोनों काम करते हैं इस थ्योरी के ऊपर। किस थ्योरी के ऊपर, आवश्यकता की कसौटी के ऊपर ये काम करते हैं, ऑर्नोन तथा स्टाउट। और इनको एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है, एक ही लड़की। लेकिन दोनों भाई हैं, अब कोई तो किसी ना किसी को ये तो छोड़ना पड़ेगा। तब ये क्या करता है, स्टाउट जो है ये अपनी मोहब्बत को ठुकरा के यहां से चला जाता है, और जो आर्नोन है उसको यहाँ पे पीछे छोड़ देता है। लेकिन किस्मत इसकी भी खराब होती है, और ये लड़की जो है क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। और जब लगभग ये बंदा गम में रहता है 15 साल के आसपास। कितने साल तक, 15 साल तक भाई छोड़ के जा चुका है,
मैडम छोड़ के जा चुकी है, मोहब्बत जा चुकी है। 15 साल यानी कि 1939 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो 1954 आ जाएगा। 1954 तक रहता है। उसके बाद 1954 में वो अपनी महबूबा को फोन लगा के पूछता है कि कुछ बातों के मुझे जवाब चाहिए। वो कहती है बोलिए। वो कहता है, पहला अपना शर्त रखता है, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? वो कहती है नहीं याद आई। अब देखो आप, कुछ ये तीन एक थ्योरियां हैं जो इससे ये तीन क्वेश्चन करता है और वो जवाब देता है। वो कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्नोन कहता है, कौन कहता है? आर्नोन कहता है कि मैं तेरे बिना अपनी जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता। नंबर एक केस। ओके, ये अपने पौधों में भी लायक होंगे। फिर वो कहती है कि तुम कोई और देख ले, कोई और दूसरी पटा ले। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तेरी कमी यानी कि तू जो मेरी महबूबा है, तेरी कमी तू ही पूरी कर सकती है, दूसरा कोई इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। तब वो कहती है ऐसा क्यों, मेरे में ही ऐसा क्यों? तब वो कहता है कि मेरा तेरे दिल के साथ में सीधा संपर्क है, यानी कि तेरा जो जीव द्रव्य है उसके साथ में मेरा सीधा संपर्क है, तेरे रोम रोम में मैं बसा हुआ हूं। अब देखिए आप, ये तीन ऐसी थ्योरियां हैं वो आपको याद दिलाई। अब देखिए आप, अनिवार्यता का सिद्धांत के अंदर कितनी चीजें हैं? तीन। अगर मान लो किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो गई, अपन यहां पे लिख लेते हैं, मान लो किसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो गई तो अपना पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। यानी कि तुम अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये पहला केस है। क्लियर है? दूसरा, महबूबा क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि कोई और पटा ले। वो बोलता है नहीं, तेरी कमी को तू ही पूरा कर सकती है। तो दूसरा जो है आपका, कि किसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर, तत्वों की कमी हो जाने पर उसी पोषक तत्व द्वारा उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है ना? अगर सीता छोड़ के गई है तो सीता की कमी को सीता ही पूरी करेगी। अगर सोनिया छोड़ के गई है तो सोनिया ही पूरी करेगी। ऐसा नहीं है कि सोनिया की कमी को सीता पूरा कर ले, नहीं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद करना है। उस बंदे ने तीसरा पॉइंट कहा था कि मेरा तेरे दिल के साथ में सीधा संपर्क है। यानी कि तीसरा पॉइंट आ गया कि पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव्य, ये क्या है? दिल। दिल का मतलब क्या? रोम रोम। यानी कि आप अगर मैं बात करूं, इसको अपन बोलेंगे उपापचयी क्रियाएं, जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के साथ सीधा एंड डायरेक्टली संपर्क है, सीधा संबंध है या फिर संपर्क है। ये इसकी थ्योरी थी। अब इससे प्रश्न क्या आएंगे, वापिस सुने। आवश्यकता की कसौटी, आवश्यकता की जो आपकी थ्योरी थी, ये इसको अपन बोलते हैं अनिवार्यता का सिद्धांत। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो आर्नोन और स्टाउट। जब कब दिया गया? जब मुगले आजम बनी 1939। फिर 1954, 15 साल बाद इसको परिवर्तित किया जाता है और उसमें गायब कौन हो जाता है? स्टाउट। तो तुम्हारे से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको परिवर्तित करने वाला या फिर 1954 में किसने वापस प्रतिपादित किया? तो आप ऑर्नोन को हटा दोगे, सॉरी स्टाउट को हटा दोगे, तो पीछे कौन बच रहा है? ऑर्नोन के द्वारा इसको वापस से रिन्यू किया गया, वापस से नया बनाया गया कि ये चीजें आपको अगर आवश्यक पोषक तत्व दे रहे हो तो हमारी कुछ कंडीशनें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है? अब इनकी कंडीशनें क्या है? किसी आवश्यक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। दूसरी कमी क्या थी? दूसरा उन्होंने कहा कि जिस किसी
पोषक तत्वों की कमी हुई तो वो उसी पोषक तत्वों की कमी के द्वारा उसकी भरपाई को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और को लाकर उसकी कमी को पूरा कर लिया जाए। इसको आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो किसी पौधे के अंदर मान लो फास्फोरस की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नाइट्रोजन देके उसकी कमी को आप पूरा कर लोगे। नहीं, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ही पूरा करेगा, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस ही पूरा करेगा, अगर आयरन की कमी है तो आयरन ही उसको पूरा करेगा। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पोषक तत्वों का पौधे की उपापचयी क्रियाओं के अंदर सीधा संपर्क होता है। उपापचयी क्रियाओं को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं। अब सर ये मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं भी क्या होती हैं? जैसे कि आप देखते हो पौधों के अंदर एंजाइम बन रहे हैं, पौधों के अंदर वसा जो फैट होती है उसका संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, जल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, वो सारा का सारा वो अपने किसकी वजह से हो रहा है? पोषक तत्वों की वजह से हो रहा है। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो ये उपापचयी क्रियाएं कभी भी संभव नहीं है। ये आपकी जो है आज की केवल और केवल छोटी सी क्लास, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए और अच्छा तरीके से प्रयास करेंगे। और संस्थान के साथ आप जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। यहाँ पे आपको बैक टू बैक बहुत अच्छे टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते एक आप अच्छी जगह पे पहुंच के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद, और अपनी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।